जय हिंद दोस्तों। इस वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में आपका वेलकम है। आइए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित यह प्रश्न है और इस टॉपिक का नाम है वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश। ओके, और यह टॉपिक आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का है, यानी एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक वर्धन वंश या वर्धन राजवंश। ओके, और आप इस टॉपिक से संबंधित जो आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वह एक स्ट्रांग यानी पावरफुल रूलर है, शक्तिशाली शासक है। उस शासक का नाम है हर्षवर्धन। अब तो आप समझ गए होंगे कि हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिलता रहे। ओके, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन के पश्चात सबसे शक्तिशाली वंश का उदय हुआ वह राजवंश था पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश। जो हेडिंग में ही हम लोग देख लिए हैं, वर्धन डायनेस्टी या वर्धन राजवंश या वर्धन वंश। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त वंश यानी गुप्ता डायनेस्टी का समापन कब हुआ था? तो 550 एडी यानी ईस्वी। ओके, 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ था, समापन हुआ था, इंट हुआ था। उसके पश्चात इस वर्धन वंश का ओरिजिन हुआ था। हालांकि ओरिजिन तो पहले से ही था, लेकिन जब गुप्त साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया तब यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक स्वयं पुष्यभूति नामक व्यक्ति था, और पुष्यभूति नामक जो व्यक्ति था यह गुप्त शासकों के अधीन सामंत था। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्धन राजवंश किसके अधीन सामंत थे या किसके अधीन रहते थे? तो गुप्त शासकों के अधीन रहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है या हरियाणा स्टेट में पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न है, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था प्रभाकर वर्धन। ओके, प्रभाकर वर्धन था। लास्ट में हम लोग इस वर्धन राजवंश की वंशावली या शासकों का नाम भी हम लोग देख लेंगे वहाँ, और आपका क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट यह है कि वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था। अब प्रभाकर संस्थापक जबकि पुष्यभूति था और स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था। ऐसा क्यों? क्योंकि पुष्यभूति गुप्त शासकों के अधीन शासक थे और जबकि प्रभाकर वर्धन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए और महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण किए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्धन शासक ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण किया? प्रभाकर वर्धन ने धारण किया। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्न में डिस्कशन किए कि प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। तो महाराजा धीराज की उपाधि वही राजा धारण करता है। इस कहीं भी यह शब्द लिखा रहे टाइटल में, उपाधि में, तो आप समझ जाइएगा कि वह राजा स्वतंत्र राजा, किसी के अधीन शासन नहीं कर रहा है। ओके, किसी के अधीनता में वह नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती था। यह भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के फैमिली को हम लोग देख लेते हैं, यानी परिवार। प्रभाकर वर्धन शासक थे, राजा, पत्नी यशोमती, उनकी संतानों को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके 3 संतानें थी। 3 संतानों में सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन था, दूसरा पुत्र हर्षवर्धन था। तो ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जाम में पूछा जाए
कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, तो प्रभाकर वर्धन था। ओके, इसके बाद एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। ओके, इस प्रकार 3 संतान थे जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। आगे बढ़ते हम लोग। पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा के साथ हुआ था। वह राजा था गृहवर्मा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजश्री जो पुत्री थी, इनका जो विवाह हुआ था कन्नौज, कन्नौज से तात्पर्य जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, और कन्नौज परफ्यूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पर थानेश्वर में, यानी हरियाणा के थानेश्वर में जब के क्षेत्रों में जब वर्धन राजवंश का शासन था, तो कन्नौज में मौखरी वंश का शासक था और कन्नौज उनकी कैपिटल थी, यानी राजधानी थी। और इधर थानेश्वर वर्धन शासकों की राजधानी थी। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जानते रहिएगा आप लोग कि जब थानेश्वर के क्षेत्रों में वर्धन शासक शासन कर रहे थे, तो कन्नौज के क्षेत्रों में, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश, कन्नौज के क्षेत्रों में मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा का शासन था। ओके, तो इनका विवाह, राजश्री का विवाह गृहवर्मा के साथ हुआ था। इस प्रकार वर्धन वंश और मौखरी वंश के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ। किस प्रकार का यह संबंध था? वैवाहिक संबंध था। ओके, अगला प्रश्न, मौखरी नरेश गृहवर्मा या गृहवर्मन की हत्या किसने किया? तो देवगुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। ओके, और देवगुप्त नामक व्यक्ति ने गृहवर्मा की हत्या कर दिया और पत्नी जो राजश्री थी उन्हें कारागार में डाल दिया। आगे, गृहवर्मा की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसने अधिकार कर लिया? तो गौंड नरेश शशांक ने। और गौंड नरेश शशांक यानी गौंड का राजा, यानी बंगाल का राजा शशांक, जो देवगुप्त का मित्र था, वह कन्नौज पर अधिकार कर लिया और फिर शासन करने लगा। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? प्रभाकर वर्धन यानी जो हर्षवर्धन के पिता हैं, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? राज्यवर्धन, यानी हर्षवर्धन का बड़ा भाई। राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा किया गया? गौंड नरेश शशांक द्वारा। अब राज्यवर्धन को गद्दी पर बैठा और राज्यवर्धन को थानेश्वर में जब पता लगा कि कन्नौज में गौंड नरेश शशांक द्वारा अधिकार कर लिया गया है और गौंड नरेश शशांक के अधीन उनकी सिस्टर यानी बहन राज्यश्री है और उनके बहनोई यानी गृहवर्मा की हत्या कर दी गई है, तो यह कन्नौज पहुंचा। लेकिन राज्यवर्धन को शशांक द्वारा, राज्यवर्धन के आने की जब सूचना शशांक को मिली, तो गौंड नरेश शशांक ने चीटिंग के द्वारा, छल के द्वारा राज्यवर्धन से मित्रता करने के लिए और अपने पुत्री का विवाह करने के लिए अपने सैनिक शिविर में बुलाया और वहीं पर हत्या कर दिया। तो अगला प्रश्न है, राज्यवर्धन की हत्या हुई कन्नौज में। कन्नौज में किसके द्वारा हुई? शशांक के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात वर्धन वंश का शासक कौन हुआ? हर्षवर्धन। ओके, यानी जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, शशांक के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, तो अब छोटा भाई जो हर्षवर्धन था वह गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर ही थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष ने किस राजा पर आक्रमण कर कन्नौज पर अधिकार किया? शशांक पर, क्योंकि गौंड नरेश शशांक कन्नौज पर अधिकार कर रखा था और हर्ष गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने पहला संकट यही था कि कन्नौज पर अधिकार करना और अपनी बहन को शशांक से मुक्त कराना। ओके, जो गौंड नरेश शशांक अधिकार किए हुए था और बहन को बंदी गृह में रखा हुआ था, तो हर्ष ने आक्रमण किया और शशांक से कन्नौज पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, बोध गया में स्थित
बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? गौंड नरेश शशांक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही शशांक था, जब वापस जा रहा था तो बोध गया में, यानी गया में जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी अचीव ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उस वृक्ष को कटवा दिया और गंगा नदी में फेंकवा दिया। ओके, अगला पॉइंट है, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी कब बनाया? 610 ईस्वी में बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रारंभ में हर्ष की राजधानी थानेश्वर ही थी, 606 में गद्दी पर बैठे, लेकिन आगे चल करके 610 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? कन्नौज ट्रांसफर कर लिया। ओके, अगला प्रश्न है, गौंड नरेश शशांक के विरुद्ध किस कामरूप के शासक ने हर्ष की सैनिक सहायता की थी? भास्कर वर्मन ने। इस पॉइंट को फिर हम लोग समझ लेते हैं। गौंड नरेश शशांक के विरुद्ध किस कामरूप के शासक ने हर्ष की सैनिक सहायता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भास्कर वर्मन ने। और कामरूप से तात्पर्य असम, और यह बंगाल के ऊपर असम पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। तो कामरूप का राजा वहाँ जो था वह भास्कर वर्मन था। यह शत्रु था किसका? गौंड नरेश शशांक का। और जब इसको पता लगा कि शशांक का कन्नौज पर अधिकार कर रखा है, तो इसने अपना जो दूत था, आगे यहाँ पर है, हंसवेग दूत को हर्ष के पास भेजा, यानी हर्षवर्धन के पास भेजा। और किस लिए भेजा? सैनिक सहायता के लिए। और जब इस बात की जानकारी गौंड नरेश शशांक को हुई, तो उसने हर्षवर्धन की बहन राजश्री को कारागार से मुक्त करके तुरंत अपने राज्य यानी बंगाल वापस लौट गया। उसको डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि भास्कर वर्मन इधर हर्ष की सैनिक सहायता कर रहा है और पीछे से सेना लेकर के आ जाए और हम युद्ध में मारे जाएं। इसलिए वह तेजी से गो बैक हो गया, अपने राज्य हो गया, यानी बंगाल लौट गया। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। भास्कर वर्मन ने अपने दूत को हर्ष के पास भेजा, उसका क्या नाम था? हंसवेग। तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए। अगला है, कामरूप नरेश भास्कर वर्मन किस राजा का शत्रु था? गौंड नरेश का। ओके, अगला पॉइंट है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुलकेशिन जो शासक था, आगे इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हर्ष को किस शासक ने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ओके, और पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? चालुक्य वंश का था। और यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर शासन कर रहा था, पुलकेशिन द्वितीय। और हर्ष जब कन्नौज पर अपनी स्थिति को मजबूत कर उत्तर भारत में दक्षिण भारत के विजय अभियान को प्रारंभ किया, तो हर्ष के विजय अभियान को शासक पुलकेशिन ने रोक दिया। कैसे रोक दिया? नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को और उनकी सेना को पराजित कर दिया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्ष किससे पराजित हुआ? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष के पराजित होने का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्ष की पराजय हुई, पुलकेशिन के द्वारा पराजित किया गया, इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? रवि कीर्ति द्वारा। उसका जो लेखक था रवि कीर्ति था, और रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। ये भी जानिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, कौन चीनी यात्री हर्ष के राज दरबार में आया? वेन सांग आया था। तो हर्ष जिस समय शासन कर रहे थे, उस समय चीन का जो यात्री था वेन सांग, वह भारत आया था। यह एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हर्ष ने 641 ईस्वी में चीन एक व्यापारिक दूत मंडल भेजा। उस समय चीन का शासक कौन था? ताई सुंग था। यानी हर्ष का समकालीन चीन का जो शासक था ताई सुंग था, और व्यापारिक दूत मंडल भेजा था, यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ओके, अगला पॉइंट है, चीन नरेश ताई सुंग ने भी हर्ष के राज दरबार में एक दूत मंडल भेजा। वह दूत मंडल किसके नेतृत्व में भारत आया? लियांग होई किंग के नेतृत्व में भारत आया। हर्ष के राज दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में।
हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? बाणभट्ट ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष का राज दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित है। ओके, आगे प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 नाटकों की रचना संस्कृत भाषा में किसने किया? हर्ष ने किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है हर्ष भी एक विद्वान थे। हालांकि कुछ विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अंत में एटलीस्ट यह माना जाता है कि हर्ष भी विद्वान था और इसने 3 नाटकों की रचना किया। ओके, और लैंग्वेज क्या था? संस्कृत था, संस्कृत भाषा में किया। वह प्रियदर्शिका था, रत्नावली और नागानंद। यह आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हर्ष ने कौन सी रचना की? तो 3 रचना की है, और यानी 3 बुक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, संस्कृत भाषा में। हर्ष ने किस स्थान पर प्रति 5वें वर्ष ओके एक धर्म सभा आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था? प्रयाग में। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में, जो इस समय 12 वर्षों के पश्चात महाकुंभ लगा हुआ है, तो यहाँ पर महामोक्ष यानी मोक्ष के लिए ही यह स्थान ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, प्रयाग और काशी। तो प्रयाग में हर्ष भी प्रत्येक 5वें वर्ष आता था और एक धर्म सभा आयोजित करता था जिसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। और यह प्रयाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष के द्वारा आयोजित 6ठे महामोक्ष परिषद में किस चीन के यात्री ने भाग लिया था? वेनसांग ने भाग लिया था। तो चीन का यात्री वेनसांग 6ठे महामोक्ष परिषद में प्रयाग संगम में आकर के हर्ष के धर्म सभा में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? मयूर। मयूर भी हर्ष के राजदरबारी कवि थे। अगला पॉइंट है, हर्ष ने किस स्थान पर धर्म सम्मेलन यानी धर्म सभा आयोजित किया था? कन्नौज में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रयाग और कन्नौज दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रयाग में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, सॉरी, कन्नौज में हर्ष ने धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, और जबकि प्रयाग में महामोक्ष परिषद का ओके आयोजन किया था। और प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, यानी धर्म सभा, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। और अपने राजधानी कन्नौज में धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया था। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कन्नौज में धर्म सम्मेलन का आयोजन हर्ष द्वारा किया गया था, तो उसमें भी चीन का यात्री वेनसांग उपस्थित था। ओके, हर्ष ने किस महाविहार को ग्राम दान दिया? नालंदा महाविहार को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। हर्ष ने किस स्थान पर बिहार का निर्माण करवाया? नालंदा में करवाया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। हर्ष के मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख पर किस संवत का उल्लेख है? हर्ष संवत का। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी यानी मधुबन और बंसखेड़ा या बांसखेड़ा, मधुबनी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पड़ता है, स्थित है, और बंसखेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। ओके, ताम्रपत्र अभिलेख है दोनों, और इन दोनों पर हर्षकालीन है, इसलिए एक संपत का उल्लेख किया गया है जिसे हर्ष संवत कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, हर्ष संवत कब चलाया गया? 606 ईस्वी में। जब हर्ष गद्दी पर बैठा तो एक संवत को चलाया जिसे 606 ईस्वी में, जिसे हर्ष संवत के नाम से जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चीन का यात्री वेनसांग ने योग शास्त्र का अध्ययन कहाँ किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का यात्री वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, वह नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया, और इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित भी अध्ययन उसने किया और पांडुलिपियों को प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था? शीलभद्र थे। आचार्य से तात्पर्य है प्रिंसिपल यानी प्राचार्य,
ओके, शीलभद्र थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चीन का यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की और योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। और वेनसांग के समय, वेनसांग जिस समय वहाँ पर स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, उस समय वहाँ का आचार्य कौन था? शीलभद्र थे। ओके, और एक पॉइंट और एक प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में वन लाइनर क्वेश्चंस में कर डाले हैं, देख डाले हैं, लेकिन फिर यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? गुप्त शासकों के समय में। वह शासक कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में, कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में कितने समय तक अध्ययन किया? 18 महीने तक। 18 से तात्पर्य है 12 महीने का एक वर्ष होता है। ओके, 12 6 18 यानी 1.5 वर्ष तक रहकर वह स्टडी किया, यात्रा अध्ययन किया। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। वेनसांग ने किस नदी को भारत की पवित्र नदी कहा है? गंगा नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयाग जब संगम आया तो उसने देखा कि गंगा नदी, यमुना नदी, इस संगम पर गंगा नदी को भारतीय लोग बहुत पवित्र नदी मानते हैं। ओके, और इसके जल को ग्रहण करते हैं। तो इस विदेशी यात्री ने इस गंगा नदी को सबसे पवित्र यानी होली रिवर बताया कि भारतीय लोग गंगा नदी को एक पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेनसांग का भारत यात्रा विवरण किस ग्रंथ में लिखा गया? सी यूकी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यूकी नामक वेनसांग जब भारत से अपने देश चीन वापस गया तो भारत अपने यात्रा विवरण यानी भारत से संबंधित जो विवरण है अपने ग्रंथ सी यूकी में लिपिबद्ध किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष के समय में मथुरा किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। हर्षचरित में सिंचाई के साधनों के लिए किस यंत्र का उल्लेख किया गया है? तुला यंत्र का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। किस विदेशी यात्री ने कहा हर्ष के राज्य में जनता से बेगार नहीं लिया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगार से तात्पर्य है विष्टि भी कहते हैं जी, जो विष्टि संस्कृत शब्द है, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बेगार से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति से कार्य लिया जाए लेकिन उसे प्रतिफल न दिया जाए, यानी उसके एवज में उसे मेहनताना न मिले या सैलरी न मिले, फ्री में कार्य करवाया जाए, उसे बेगार कहते हैं। तो वेनसांग ने कहा कि हर्ष के राज्य में जनता से बेगार नहीं लिया जाता था, इस बात का उल्लेख यह विदेशी करता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। हर्ष हर्षचरित में प्रांतीय शासकों को क्या कहा गया है? लोकपाल। यानी प्रांत के जो शासक थे यानी गवर्नर थे उन्हें लोकपाल कहा गया है। हर्ष के समय में पाठक नामक प्रशासनिक इकाई थी। किस प्रकार की इकाई थी? ग्राम समूह था। ओके, ग्रुप ऑफ विलेज, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो हर्ष के समय में जो पाठक नामक यूनिट थी, इकाई थी, वह ग्राम समूह की थी, यानी ग्रामों के समूह को पाठक कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का प्रधान कहा जाता था ग्रामाच पटलिक। हर्ष का प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाथ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंहनाथ यानी हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति था। ओके, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमातार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि की माप करता था। ओके, यानी हर्ष के समय में या हर्ष के शासनकाल में भूमि की माप करने वाले अधिकारी को प्रमातार कहते थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिकल और कट्टी किस प्रकार की इकाई थी? वजन की इकाई थी। ध्यान रखना है, पिकल और कट्टी नामक जो इकाई थी इसका उल्लेख चीन का यात्री वेनसांग भी करता है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। यह वजन की इकाई थी। जिस भूमि में कृषि न की जा सके उसे कहा जाता था अप्रहत्ता। ओके, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 100 ग्राम यानी 100 विलेज दान दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने ग्राम दान दिए थे? कर मुक्त ग्राम 100 यानी 100 विलेज दिए थे। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में काशी किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता था? रेशमी वस्त्रों के लिए। ओके, और आज भी काशी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वर्तमान में जो रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है उसे बनारसी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बहुत कॉस्टली होती है, हाथ से बुनाई उसकी होती है रेशमी धागे से। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? शीलभद्र के गुरु कौन थे? तो तत्काल में जब वेनसांग या हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे, और शीलभद्र के गुरु कौन थे? धर्मपाल। और यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि शीलभद्र के पहले नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे धर्मपाल थे, और यह शीलभद्र के गुरु भी थे। इन दोनों बातों को आप लोग जानते रहिएगा। अगला पॉइंट है, विदेशी यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया है? वेनसांग को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि भी इसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेनसांग की जीवनी किसने लिखा? अब वेनसांग ने तो बुक लिखा था, हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया, लेकिन वेनसांग की जीवनी किसने लिखा? विली ने लिखा, और यह भी चीन का यात्री था। ओके, हर्ष के स्वर्ण सिक्के पर किस देवता का अंकन है? उमा माहेश्वर का। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और सभी तरह के क्वेश्चंस सभी तरह के एग्जामों में यूपीपीसीएस से लेकर यूपीएससी से क्वेश्चनों से, जीआईसी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि सभी टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर्ष के स्वर्ण सिक्के पर किस देवता का अंकन है? उमा माहेश्वर का अंकन है। हर्ष के चांदी के सिक्के पर हर्ष का नाम अंकित है। हर्ष के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उस पर हर्ष का नाम क्या अंकित है? श्री शिलादित्य, यानी शिलादित्य नाम अंकित है। और शिलादित्य नाम का उल्लेख आपका चीन का यात्री वेनसांग भी करता है, जो हर्ष के समय में आया था। वह हर्ष का नाम शिलादित्य ही बताता है, और हर्ष को फीसे जाति का बताता है। फीसे जाति से संबंधित है। फीसे यहाँ पर वैश्यों के लिए प्रयोग किया गया है, या किया था वेनसांग। ओके, तो फीसे जाति का बताता है, यानी हर्ष को वैश्य वर्ण से रिलेट थे, या हर्ष वैश्य वर्ण के से संबंधित थे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तो चांदी के सिक्के पर हर्ष का नाम श्री शिलादित्य अंकित है। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग ने भारत को किस नाम से पुकारा? यानी वेनसांग, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, कई एग्जामों में यूपीएससी में भी आ चुका है। आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेनसांग भारत को किस नाम से पुकारता है, या भारत को का नाम क्या बताता है? इन तू कहता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, कि वेनसांग भारत का नाम इन तू बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह थे हर्ष से संबंधित या वर्धन राजवंश से संबंधित इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस वंश के यानी वर्धन राजवंश के राजाओं की वंशावली भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने राजा हुए। ओके, वर्धन राजवंश या वर्धन साम्राज्य उनमें। ओके, तो यहाँ पर पहला जो शासक थे पुष्यभूति, जो संस्थापक थे। इसके बाद उसके पश्चात जो शासक हुए नरवर्धन हुए। नरवर्धन के पश्चात राज्यवर्धन हुए। इसके पश्चात आदित्यवर्धन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पुष्यभूति से लेकर के आदित्यवर्धन तक यह राजा सामंत थे लोग, यानी इन लोगों की जो टाइटल थी, उपाधि थी महाराज की। ये महाराज की उपाधि धारण किए थे, महाराजा धीराज की नहीं, ध्यान रखना है। और इसका मतलब महाराज की उपाधि से तात्पर्य, टाइटल से तात्पर्य है कि यह गुप्त राजाओं के अधीन ये लोग शासन करते थे या थे। और गुप्त राजा की या गुप्त राजवंश के समाप्त होने के पश्चात भी नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर पाए थे। जब प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यानी स्वतंत्र वर्धन राजवंश की स्थापना किया। इसीलिए यह क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है,
और इसी ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन? प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। 604 से 606 ईस्वी तक शासन किया, 2 वर्षों तक मात्र। और इसी की हत्या हम लोगों ने आगे पढ़ लिए, देखे कि बंगाल का जो शासक था गौंड नरेश शशांक ने किया था कन्नौज में। और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, जो 606 से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्ष के किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं मिलता है, इसलिए हर्ष के मृत्यु के साथ साथ ही वर्धन राजवंश समाप्त हो गया। तो यह बड़े ही वन लाइनर क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के साथ आप लोगों को समझाए। फिर आगे हम लोग क्लास, आप लोगों का जब ऑनलाइन क्लास हम लेंगे तो उसमें और डिटेल पढ़ाते जाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हौसला बढ़ाते रहिए। हम आप लोगों के लिए अच्छे और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।